एक सब्सक्राइबर ने मुझे पूछा था सेटिन नेटवर्क लिमिटेड और मास फाइनेंशियल सर्विसेज में कौन सा बेटर है, तो उसके जवाब में मैंने बोला था मास फाइनेंशियल सर्विसेज, ये मुझे ज़्यादा बेटर लगा। लेकिन दोनों ही कंपनीज जो है अच्छी हैं। क्यों अच्छी है वो हम लोग चेक करेंगे, मास फाइनेंशियल क्यों बेटर है वो चेक करेंगे। लेकिन आपके थॉट प्रोसेस, आपकी एनालिसिस कुछ डिफरेंट हो सकती है, तो वो सब करने के बाद ही आप डिसीजन लेना। देखिए, पहले तो दोनों ही एक ही इंडस्ट्री की कंपनीज हैं। आप इनके पेयर में जाके अगर देखेंगे तो दोनों में बजाज फाइनेंस आपको इंडस्ट्री लीडर दिखाई देगा। ठीक है, और इसके अगर फंडामेंटल्स में आके पहले सेटिन का हम लोग चेक कर लेते हैं, तो सेटिन के फंडामेंटल्स में इसका जो मार्केट कैप है वो 2313 करोड़ का है और मास फाइनेंशियल का लगभग उससे डबल है। सेटिन का पीई आप देखेंगे तो दिखाई देगा कि मार्केट इसको ज़्यादा वैल्यू देके नहीं चल रहा है कंपेयर टू मास फाइनेंशियल। सेटिन डिविडेंड नहीं दे रहा, मास फाइनेंशियल डिविडेंड भी दे रहा है। देखिए, बहुत डिफरेंट थॉट प्रोसेस हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए ये डिविडेंड देने वाली कंपनी ज़्यादा प्रिफर्ड हो सकती है, लेकिन कुछ लोगों के लिए डिविडेंड नहीं देने वाली कंपनी ज़्यादा अच्छी हो सकती है, क्योंकि कई बार डिविडेंड नहीं देने वाली कंपनी जैसे डीमार्ट उस डिविडेंड वाले पैसे को या एक्स्ट्रा पैसे को अपनी ग्रोथ में या अपने एक्सपेंशन में लगाती है, जो कि एक इन्वेस्टर के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है कंपेयर टू डिविडेंड देने वाली कंपनी से। आई होप आप समझे होंगे। इसके आगे बढ़ेंगे तो हम लोग प्रोमोटर्स होल्डिंग देखेंगे, डेट नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे वो आपको मालूम है, ये फाइनेंस वाली कंपनीज में हम लोग डेट वगैरह नहीं देखते। ठीक है, तो प्रोमोटर्स होल्डिंग इसमें 36.2% ही है, जिसमें से गिरवी कुछ नहीं रखा हुआ। लेकिन मास फाइनेंशियल में प्रोमोटर्स की होल्डिंग जो है 66% है, जो कि एक नज़र में ज़्यादा बेटर दिखाई देता है। लेकिन सेटिन में जो ये 36% है, तो रिमेनिंग किसके पास है? तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में आने पे पता चलता है कि एफआईआई और डीआईआई के पास भी अच्छा खासा स्टेक है इसमें सेटिन में, लेकिन 49% के आसपास पब्लिक के पास इसकी होल्डिंग है, जिसकी वजह से ये थोड़ा रिस्की ज़्यादा हो जाता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो डीआईआई ने यहाँ पे अपना स्टेक भी बढ़ाया है और बहुत ही बड़ा स्टेक ये होल्ड करके चल रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल सा आंसर है। देखिए, पब्लिक के पास स्टेक है लेकिन बहुत ही थोड़ा सा। इनफैक्ट यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से स्टेक जो है खिंचे हुए हैं प्रमोटर एफआईआई और डीआईआई के पास। यहाँ आपको थोड़ा सा ये कम होता हुआ दिखेगा, लेकिन ये नेगेटिव बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये किसके पास आया है? डीआईआई के पास। तो जब भी प्रोमोटर्स के स्टेक कम होकर एफआईआई या डीआईआई के पास आए तो बहुत बड़ी नेगेटिव चीज़ वो नहीं होती है मेरे हिसाब से। तो अभी तक आपको ही अंदाज़ा हो गया होगा कि मास फाइनेंशियल सर्विसेज जो है सेटिन के कंपैरिजन में क्यों बेटर है। चलिए, फाइनेंशियली हमने चेक कर लिया, फंडामेंटली आई मीन, और अब इसे टेक्निकली हम लोग चेक करेंगे। तो मैक्सिमम टाइम का चार्ट देखने पे हमको यहाँ पे रिस्क ज़्यादा दिखाई देता है और यहाँ पे रिस्क कंपेयर टू सेटिन थोड़ा कम दिखाई देता है। बेनिफिशियल दोनों ही कम दिख रहे हैं, लेकिन जब कंपैरिजन हम लोग करेंगे तो मास फाइनेंशियल थोड़ा ज़्यादा सिक्योर दिख रहा है। अगर इसमें हम लोग एक सपोर्ट मान के चलें तो कुछ इस तरह का एक ऊपर जाता हुआ सपोर्ट है। तो मान लीजिए ये अगर नीचे आता है, यहाँ से फिर से इसके ऊपर जाने के चांसेस बेस्ड ऑन हिस्ट्री थोड़े ज़्यादा होते हैं। लेकिन इसमें हमारी हिस्ट्री कुछ काम नहीं आएगी, हिस्ट्री इसकी सिर्फ गिरने की ही है। तो कुछ लोग बोल सकते हैं कि ये यहीं से गिर जाएगा, या फिर अगर ये ऊपर जाता है तो यहाँ से वापस नीचे गिर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग कुछ भी गेस नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट अभी थोड़ी पॉजिटिविटी ज़्यादा है। अब अगर पीई रेशियो देखेंगे तो उसमें भी यहाँ पे कुछ समझ में आ रहा है आपको? कुछ समझ में नहीं आ रहा। देखिए, अगर इसको हम लोग 3 साल का चार्ट कर देते हैं तब थोड़ा बहुत ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, ईपीएस अच्छे हैं लेकिन ऊपर जाते हुए नहीं है, और मीडियन के नीचे इसका पीई चल रहा है। तो अगर किसी को बहुत ही ज़्यादा इसमें एंट्री करने का मन है तो अभी कोई गलत टाइम नहीं है, एंट्री करना चाहो तो कर सकते हो। लेकिन मास फाइनेंशियल में अगर आप लॉन्ग टर्म का भी पी रेशियो देखोगे तो ईपीएस इसके ऊपर जाते हुए, मतलब इसके रिजल्ट्स अच्छे होते जा रहे हैं और इसमें बाइंग ज़्यादा नहीं हो रही फिर भी। ठीक है, तो आप देखो क्यों नहीं बाइंग हो रही इसमें ज़्यादा, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यूड मुझे दिखाई दे रहा है। तो अगर दोनों में से कोई एक खरीदना ही है तो मास फाइनेंशियल नो डाउट वे बेटर स्टॉक है सेटिन क्रेडिट केयर से। ठीक है, आपके कुछ थॉट्स अलग हैं, आपको कुछ और नॉलेज वगैरह है इन दोनों स्टॉक्स में से किसी के भी बारे में, तो कमेंट करके आप बता सकते हो। वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट में शेयर कर सकते हो। मैं लेवल्स बताना भूल गया, लेवल्स तो बताते ही हैं, उसी के लिए तो आप इस चैनल पे आते हो, है ना। तो सेटिन में मैं कोई लेवल नहीं दूंगा, बिकॉज मुझे ये अच्छा लग नहीं रहा उतना ज़्यादा। और यहाँ पे अगर मैं इन्वेस्टमेंट करता तो 200-220 के रेंज में कहीं पे अगर ये आता ना तो मैं इसमें इन्वेस्टमेंट करना सही समझता। ये जो हम लोग को सपोर्ट एक दिखा ना, इसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ, इसकी हिस्ट्री को देख के। अदरवाइज इसी महीने अगर ये बहुत ज़्यादा गिर जाता है तो 260-65 पे भी लिया जा सकता है शॉर्ट टर्म वालों के लिए। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आप देख रहे हो
तो मुझे लगता है कि 200 220 के रेंज में अगर आता है तो ज़्यादा बेटर हो। ठीक है, चलिए।